नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुनिता सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केजी बोपैया बने हैं कर्नाटक के प्रोटेम स्पीकर। बीजेपी विधायक हैं केजी बोपैया और राज्यपाल वजुभाई ने उन्हें शपथ दिलाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केजी बोपैया कर्नाटक के प्रोटेम स्पीकर बने हैं। बीजेपी विधायक है केजी बोपैया और राज्यपाल वजुभाई ने उन्हें शपथ दिलाई है। आपको बता दें, कर्नाटक में नवनिर्वाचित बीएस येदियुरप्पा सरकार को अब कल शाम 4 बजे अपना बहुमत साबित करना है। ऐसे में नवगठित विधानसभा के संचालन हेतु अस्थायी स्पीकर यानी प्रोटेम स्पीकर के लिए बीजेपी के विधायक केजी बोपैया को चुना गया है। राज्यपाल वजुभाई वाला ने अप्रत्याशित तौर पर बोपैया को प्रोटेम स्पीकर के लिए चुना है। राज्यपाल ने उन्हें पद की शपथ भी दिला दी है। वहीं प्रोटेम स्पीकर को लेकर राज्यपाल के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें बोपैया प्रोटेम स्पीकर के रूप में स्वीकार्य नहीं होंगे और हम इस पर शीघ्र कोई एक्शन भी लेंगे। I know of other assemblies. Invariably, it happens in our parliament also. The pro tem speaker by convention, without looking at man, woman, party X or Y, is the senior most MP or MLA. Now, we all know that Mr. Deshpande is the senior most MLA of the Karnataka Assembly. We are not asking for A, B or C. We are asking for convention to be followed. और आपको बता दें कि कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार की किस्मत का फैसला कल यानी शनिवार को शाम 4 बजे तक हो जाएगा और इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्यपाल वजुभाई वाला के फैसले को पलटते हुए कर्नाटक में शनिवार शाम 4 बजे शक्ति परीक्षण कराने का फैसला दिया है। 3 जजेस की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्नाटक में बहुमत का फैसला सदन में होगा, लेकिन इससे पहले कोर्ट ने येदियुरप्पा सरकार पर कई तरह की बंदिशें भी लगाई। फ्लोर टेस्ट से पहले येदियुरप्पा सीएम के तौर पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। कोर्ट ने एंग्लो इंडियन सदस्य के नॉमिनेशन पर भी रोक लगा दी है। शनिवार को ही कर्नाटक के नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे, उन्हें प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। कर्नाटक के सियासी संकट पर क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये बता रहे हैं कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी। बहुत ही प्रमुख आदेश दिए गए हैं। पहला कि तुरंत फ्लोर टेस्ट होगा, कल होगा। फिर फ्लोर टेस्ट होने के पहले 4 बजे के पहले सभी को ओथ दिया जाएगा एक प्रोटेम स्पीकर के अंतर्गत कि कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। साथ साथ बार बार दलीलें की दूसरे पक्ष ने कि समय कल का न होना चाहिए, आगे का होना चाहिए। इन दलीलों को नहीं माना गया। अतिरिक्त नए एमएलए को एंग्लो इंडियन समुदाय के आधार पर निर्वाचित नहीं किया जा सकता। विश्वास मत के पहले तो कर्नाटक के सियासी संकट पर बुधवार देर रात सुनवाई शुरू हुई थी, जिस पर कोर्ट ने आज अंतिम फैसला दिया। आपको बताते हैं कि आज कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के वकीलों ने इस बारे में क्या कुछ दलीलें रखी। तो बीजेपी की तरफ से मुकुल रोहतगी ने ज्यादा वक्त की मांग की, तो कांग्रेस की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी किसी भी वक्त शक्ति परीक्षण के लिए तैयार थे। मुकुल रोहतगी ने फ्लोर टेस्ट के लिए 1 सप्ताह का वक्त मांगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कांग्रेस जेडीएस के विधायकों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई। बीजेपी ने अपने समर्थक विधायकों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी। बीजेपी का दावा है कि विधायकों के समर्थन का परीक्षण सदन में ही होगा। बीजेपी का दावा, सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देना सही फैसला। तो कांग्रेस की दलील थी कि राज्यपाल ने बहुमत के आंकड़ों की अनदेखी की है। और अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ है कर्नाटक में सरकार बनाने का गणित। तो बीजेपी कर्नाटक चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में बहुमत के लिए अभी चाहिए 112 सीट। बीजेपी को इस चुनाव में 104 सीट मिली है। वहीं कांग्रेस को 78 तो जेडीएस को 37 और उसकी सहयोगी बीएसपी को 1 सीट पर जीत मिली है।
केपीजेपी को 1 सीट और निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई है। अगर बीजेपी के 104 विधायकों के अलावा उन्हें 2 अन्य विधायकों का साथ मिल जाए तो भी कुल संख्या 106 ही होगी, जो कि बहुमत के लिए 112 के आंकड़े से 6 कम होगी। लेकिन कांग्रेस के 78, जेडीएस के 37 और बीएसपी के 1 विधायक मिलकर होते हैं 116, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 4 ज्यादा विधायक। और इस तरह से देखें तो कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के पास बहुमत है। वहीं कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शनिवार को विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार सदन में बहुमत हासिल कर लेगी। Discuss with Chief Secretary. Tomorrow I will call for assembly session and other procedures will follow. Sir, and I have got 100% confidence we are going to get full majority and we will prove the majority. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार की मनमानी पर रोक लगाई है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है और हमें इस सदन में हम इसे साबित भी करेंगे। कोर्ट ने एक दफा फिर ये बता दिया कि सरकार, केंद्रीय सरकार धांधली नहीं कर सकती। जिस तरह की धांधली केंद्रीय सरकार ने अपने गवर्नरों के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में की थी, उत्तराखंड में की थी, बाद में गोवा, मणिपुर, मेघालय में की थी, बिहार में की थी, और तब भी 2-3 दफा सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया था। वहीं संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि अच्छा होता कि बीजेपी खुद आगे बढ़कर सोमवार तक विधानसभा का सत्र बुलाने की बात करती। होना चाहिए, अधिक सम्मानजनक होता अगर बीजेपी की तरफ से स्वयं ये सुझाव आता कि हमने सत्र बुला लिया है, राज्यपाल ने सत्र बुला लिया है और सोमवार को ही, मैं जो मेरा सुझाव था, सोमवार को ही सत्र बुला लिया गया है और सोमवार को नहीं तो मंगल तक हम बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करेंगे और बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो इस्तीफा दे देंगे। तो ये प्रस्ताव अगर सत्ताधारी दल की तरफ से आता तो मैं समझता हूं कि उसमें अधिक गरिमा रहती। वहीं जेडीएस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए बहुमत हासिल करने का दावा किया है। ऐतिहासिक अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। हम जिस मांग को लेकर के आधी रात को उच्चतम न्यायालय गए थे, दोनों मांगे हमारी उच्चतम न्यायालय ने मांगी। हमें पूरा विश्वास है कि कल 4 बजे हम श्री येदियुरप्पा को फ्लोर के ऊपर जो है उनकी सरकार को गिरा देंगे। कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने हो गई है, जहां एक और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं बीजेपी नेता अशोक परनामी ने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर भरोसा होना चाहिए। तो कांग्रेस को लोकतंत्र पर भरोसा होना चाहिए, राज्यपाल पर उसको भरोसा होना चाहिए। फ्लोर पे बहुमत तो सिद्ध करना ही था, उनको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या थी? अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए, फिर किस बात की बयानबाजी? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 4 बजे तक शाम को आप फ्लोर पे अपना बहुमत साबित करो, उनको इंतजार करना चाहिए। गवर्नर साहब ने जो 15 दिन का समय दिया था वो किसी भी मायने में सही नहीं था और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस समय सीमा को घटाकर 2 दिन से कम कर दिया है। अब कल उनको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नर साहब का जो रवैया है या उनकी जो रूलिंग है वो संदेह में आती है और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को अपने आचरण को बहुत ध्यानपूर्वक निर्वहन उसका करना चाहिए। बहुमत हमारे पास था, लेकिन जबरदस्ती येदियुरप्पा जी को शपथ दिलाई है वो अनैतिक था, गैरकानूनी था और इमोरल था।
कर्नाटक में जारी सियासी उठापटक का असर मणिपुर में भी नजर आने लगा है। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकरम एबोबी सिंह ने आज राज्यपाल से मिलकर मणिपुर में नए सिरे से सरकार बनाने का दावा किया। उनका कहना है कि मणिपुर में उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में उनके पास 28 सीटें हैं। और उधर गोवा में भी कांग्रेस की ओर से सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। गोवा कांग्रेस विधायक दल के प्रमुख चंद्रकांत कवलेकर ने आज राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात की है और उन्हें 16 विधायकों के हस्ताक्षर वाला औपचारिक पत्र सौंपा है। 40 सीटों वाले गोवा विधानसभा में कांग्रेस के पास फिलहाल 16 विधायक हैं और वो सदन में सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि सरकार बीजेपी की है। कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिए जाने के विरोध में आज पटना में भी आरजेडी ने धरना प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के नेतृत्व में पार्टी के नेता धरना दे रहे हैं तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के साथ राजभवन तक मार्च किया। तेजस्वी का कहना है कि अगर कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला है तो फिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं करता तो बीजेपी के लोग पूरी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीजें वो करने का काम करते। कर्नाटका में जिस तरीके से अन्याय हो रहा है उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे धरना देने का काम किया है और राजभवन मार्च कर रहे हैं। जहाँ एक बार 15 दिनों का समय दिया था जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग की बहुत संभावनाएं बढ़ गई थी, अब उसको झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी जो मंसूबे पाल रखे थे, मैं समझता हूं कल येदियुरप्पा सरकार औंधे मुंह गिरेगी। और चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिनों की यात्रा पर जम्मू कश्मीर जाएंगे। उनकी इस यात्रा के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रमजान के दौरान कंडीशनल सीज फायर के बाद पीएम मोदी की इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर के एक रोज़ा दौरे पे आ रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। श्रीनगर में सिक्योरिटी को अलर्ट पे कर दिया गया है। यहाँ SKICC जाने वाली तमाम जो सड़कें हैं उन पे नाके लगा दिए गए हैं और सिर्फ ज़रूरी गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त दी है। SKICC के इर्द गिर्द भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें, वजीर आजम पहले कल लेह जाएंगे, फिर श्रीनगर आएंगे और यहाँ से फिर जम्मू जाएंगे और कई तकरीबात में वो शमूलियत करेंगे। वजीर आजम का इस बार का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ कई सियासी जमातों को लगता है कि शायद सीज फायर के ऐलान के बाद वजीर आजम किसी पॉलिटिकल इनिशिएटिव का भी इशारा दें। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी है। भारत ने रमजान में रहमदिली दिखाई और सशर्त सीज फायर का आदेश दिया, लेकिन पाकिस्तान पाक महीने में भी मासूमों का लहू बहाने पर आमादा है। ये 3 तस्वीरें पाकिस्तान की उस नापाक हरकत का नतीजा है जिसकी वजह से कहीं कोई लहूलुहान है तो कहीं मातम पसरा हुआ है। रमजान के पाक महीने में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में आरएसपुरा में BSF जवान सीताराम शहीद हो गए तो 2 आम नागरिकों की भी मौत हो गई। अरनिया में भी पाक फायरिंग में एक BSF जवान जख्मी हो गया और 2 आम नागरिकों की भी मौत हो गई। रमजान के पहले दिन भी सांबा में पाकिस्तान सेना ने लोगों को अपना निशाना बनाया था। एक 192 बटालियन के जवान के जख्मी होने का इंफॉर्मेशन आई थी करीब रात को 12 के 1 बजे और बाद में पता चला कि वो शहीद हो गया है और उसके बाद ही BSF ने यहाँ से उनकी सीज फायर वायलेशन का जवाब देना शुरू किया। मेरा आदमी थोड़ी ना लौट जाएगा, मेरा ही मासूम बच्चा का पिता लौट सकता है क्या? नहीं लौट सकता। इससे ज्यादा क्या हम बोल सकते। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद से केंद्र सरकार के फैसले पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। एक तरफ सियासी पार्टियां घाटी में सीज फायर के आदेश वाले फैसले पर सवाल उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ रक्षा विशेषज्ञ दुश्मनों पर रहमदिली नहीं दिखाने की नसीहत दे रहे हैं।
अब जो हमारे फौज को जो आदेश आने चाहिए वो ये होने चाहिए कि अब हमें वेट नहीं करना चाहिए इनके आतंकवाद का हमला के लिए। वैसे पाकिस्तान की ये हरकत खिसियानी बिल्ली जैसी ही है, जिसकी खींच में वो सीज फायर का बार बार उल्लंघन कर रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को फिर चेतावनी दी है और कहा है हाफिज सईद की आजादी अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। Our concerns about the mastermind behind the 2008 Mumbai attacks, and he's a Lashkar-e-Taiba guy who was being held in Pakistan, and he was eventually let out on house arrest. And we have a reward out for, I believe it's for his arrest. Not information leading to his arrest, but his arrest. I don't recall off the top of my head the award amount, but you know that person out in the open is a tremendous concern to the United States. पाकिस्तान सेना की इन हरकतों का बीएसएफ के जवान वैसे तो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस पाक महीने में सीमा पर रह रहे लोग दहशत के साए में रहने को मजबूर हैं। बेशर्म पाकिस्तान को ना तो रमजान का ख्याल है और ना ही इंसानियत का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। मकौड़ी गांव में फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हुआ है। मूलाराम नाम का व्यक्ति घायल हुआ है, उसे जेलन अस्पताल लाया गया है। श्री बालाजी थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर, मकौड़ी गांव में फायरिंग हुई है। गोली लगने से मूलाराम नामक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल को जेलन अस्पताल लाया गया है और इस पूरी घटना के बाद अब श्री बालाजी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए बात अगली खबर की करेंगे। जयपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में आज जल स्वावलंबन अभियान पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सीएम वसुंधरा राजे, मंत्री राजेंद्र राठौर समेत कई मंत्री और दिग्गज अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम राजे ने अभियान से जुड़े भामाशाहों और अफसरों का सम्मान किया। सीएम राजे ने कार्यशाला को संबोधित भी किया। उन्होंने जल स्वावलंबन अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने सभी विभागों से मिलकर इस अभियान को सफल बनाया, ये बात कही। साथ ही सीएम राजे ने कहा कि जल संकट से जल्द ही प्रदेश को निजात दिलाएंगे। सबको जोड़ने का काम के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाने का काम जो अपन ने किया था, वो 2 साल भले ही लगे परंतु आपने किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमको बहुत दफा लगा कि शायद नहीं रह पाओगे, परंतु आपने रह के सबके साथ काम करके और आज इसको इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।